नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने वाला कानून CAA खत्म हो जाएगा? कांग्रेस ने बीच चुनाव में यही वादा किया है। देश के पूर्व गृह मंत्री और लोकसभा चुनावों के लिए बनाई गई कांग्रेस के मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदम्बरम ने केरल की हॉट सीट तिरुवनंतपुरम में कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो CAA सहित कई कानूनों को रद्द कर देंगे, जबकि कई कानूनों में संशोधन किया जाएगा। जबकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में यह वादा नहीं किया गया था। देश की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। केरल की 20 सीटें भी इसी चरण में आती हैं। और उससे ठीक पहले आखिर कांग्रेस पार्टी के इस वादे के पीछे कोई संयोग है या कोई प्रयोग है? इसके अलावा इंडिया गठबंधन की आज रांची में रैली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडिया पर पलटवार से यह सियासत का सुपर संडे बन गया है। और आज बात इसी पर करेंगे। चुनावी सेंटर में CAA, मोदी वर्सेस इंडिया। आइए आपको यह पूरा मामला बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। देखिए, दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले आज CAA को लेकर कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। देश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन पी चिदम्बरम ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो 5 कानूनों को रद्द किया जाएगा। चिदम्बरम ने कहा कि उनके पास 25 ऐसे कानूनों की लिस्ट है जिनमें इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर संशोधन किया जाएगा। ग्राफिक्स दिखाइए पीछे, और वो ग्राफिक्स होंगे हमारे पास। जिन 5 बड़े कानूनों को रद्द करने की बात कही गई है उनमें 2019 का CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून पहले नंबर पर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इस कानून को देश भर में लागू किया था। चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर भारतीय न्याय संहिता को भी रद्द कर दिया जाएगा। इसी के साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भी खत्म कर दिया जाएगा। चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर कृषक उत्पादन कानून को भी पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। अहम बात यह है कि मोदी सरकार ने पिछले महीने 11 मार्च को ही CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून को देश भर में लागू किया है। चिदम्बरम जिन 3 कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम अधिनियम को रद्द करने की बात कह रहे हैं, वो चुनावों के बाद 1 जुलाई से लागू होगा। तो चिदम्बरम ने कानूनों को लेकर एक और वादा किया है। उन्होंने कहा कि ED, CBI जैसी केंद्रीय एजेंसियां लोगों को टारगेट करने के लिए गिरफ्तार करके जेल में रख लेती हैं। आरोपियों की कई महीने बेल नहीं होती। अगर कांग्रेस की सरकार बनी, इंडिया की सरकार बनी, तो स्पेशल कानून बनाया जाएगा जिसके तहत बेल मिलना नागरिक का अधिकार होगा। कानूनों में बदलाव को लेकर चिदम्बरम ने और क्या कहा, आपको उनकी ये बात सुनाते हैं। We have a long list of laws. Repeal 5 laws. 1, the Citizenship Amendment Act 2019. It is top of the list. 2, the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020. The Bharatiya Nyaya Second Sanhita, that is the equivalent to IPC. The Bharat Nagrik Suraksha Sanhita, that is the CRPC. And the Bharatiya Saksha Second Act, that is the Evidence Act. These 5 will be totally repealed. We are also promising to bring a special law which will say bail is the rule, jail is the exception. और देखिए, इस पे बात करने के लिए प्रेम शुक्ला बीजेपी से हमारे साथ हैं, वरुण पुरोहित कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, प्रोफेसर नवल किशोर RJD के प्रवक्ता हैं और समीर चौगाकर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस की सरकार आती है, इंडिया की सरकार आती है, तो प्रेम शुक्ला जी साफ कह रहे हैं पी चिदम्बरम जो कानून अभी आप लोग लेकर आए हैं पिछले महीने जिसको लागू किया गया उसको खत्म कर देंगे। क्या कहना है आपका? देखिए, इससे इतना सिद्ध हो गया गौरव जी कि यह महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है। जब इस देश का विभाजन हुआ धर्म के आधार पर, तो जो लोग मुस्लिम देश पाकिस्तान में गए थे, पश्चिमी पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, उनके वहां रहने वाले तमाम गैर मुस्लिमों को, हिंदुओं को, बौद्धों को, जैनों को, पारसियों को, ईसाइयों को, सिखों को यह आश्वासन स्वयं महात्मा गांधी ने दिया था कि आप जब भारत आएंगे तो आपको नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन अब जो वड्रा माइनो कांग्रेस है, जो महात्मा गांधी की बजाय जिन्ना के आदर्शों पर चलती है, वो जिन्नावादी कांग्रेस आज यह सिद्ध कर रही है कि महात्मा गांधी के मूल्यों, महात्मा गांधी के आदर्शों, महात्मा गांधी के संकल्पों को पूर्ण करने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरह से सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बनाकर
वहां उत्पीड़ित हिंदुओं को, सिखों को, बौद्धों को, जैनों को, पारसियों को, ईसाइयों को जो न्याय दिया है, उस न्याय को अन्याय में परिवर्तित करने का अपना संकल्प दोहराया है। ये 2003 में गौरव जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे, तब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार से पूछ रहे थे कि आप इनको नागरिकता कब प्रदान करेंगे। इनको 2004 से 14 सरकार रही, इन्होंने नागरिकता नहीं प्रदान की। लेकिन जब इस नागरिकता को प्रदान करने का पुण्य कार्य जो है आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया है, तो किस तरह से इनका जिन्नाबाद फनफना रहा है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, वरुण पुरोहित हमारे साथ हैं। वरुण पुरोहित, जवाब दीजिए। तो सीधे जिन्नाबाद कह रहे हैं, आखिर यह वादा बीच चुनाव में क्यों किया जा रहा है जब 102 सीटों पर मतदान हो चुका है? चिदम्बरम तो कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष हैं, मैनिफेस्टो में क्यों नहीं कह दिया कि सीए खत्म करेंगे? गौरव जी, सबसे पहले तो आपको महावीर जयंती की शुभकामनाएं। आपको भी सर। देखिए, आपने खुद ने स्पष्ट किया, मैनिफेस्टो में नहीं। अब नेताओं के भाषण होते हैं अलग अलग तरह पे, चुनाव में अलग अलग स्टेट्स में होते हैं, लेकिन उन्होंने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है। बेल और जेल वाली बात भी करी है। इतने ही लोग, ट्रायल चलती रहती है, जेल में बेचारे सड़ते रहते हैं, फिर पता लगता है कोई उसमें बेचारा कन्विक्ट होता ही नहीं है, उसको अक्यूज होते, कोई भी किसी पे भी एफआईआर कराओ, पुलिस उठा के। मैं टोकना नहीं चाह रहा था वरुण पुरोहित जी, मैं टोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अभी बेल और जेल पर नहीं, अभी सीए की बात है। सीए पर आप ये कह रहे हैं, आपने कहा कि आप सही कह रहे थे कि मैनिफेस्टो में नहीं था, तो आप ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी का वादा नहीं है, चिदम्बरम ने जो कहा है। कांग्रेस पार्टी का वादा तो जो मैनिफेस्टो में वो आपके सामने है। अब नेताओं के भाषण है, अब उन्होंने उनकी फीलिंग है। देखिए, डेमोक्रेसी है देश के अंदर। तो कांग्रेस पार्टी आधिकारिक तौर पर कह दे कि चिदम्बरम के इस बयान से उनका कोई लेना देना नहीं है। चुनाव बीच में सब कुछ बीजेपी चाहे जैसे ही कहते, बीजेपी चाहे जैसे ही करते, तो कोई पुलिस या फॉर्मेट थोड़ी है। 543 सांसद आएंगे, सब संसद किस लिए बनी? अपने अपने हिसाब से लोग अपने प्राइवेट बिल भी लाते हैं, अपनी बहस भी लेते हैं, फिर उसके बाद एक सामूहिक रूप से पास होता है। फिर यही तो सर, हम उनको कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर लीडर्स, देश के पूर्व गृह मंत्री, और उससे भी ज्यादा जिसने कांग्रेस का मैनिफेस्टो बनाया, उसका अध्यक्ष मानते हैं। और कांग्रेस पार्टी, अगर वो कह रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी कह रही है। आप नहीं मानते चिदम्बरम को कांग्रेस पार्टी का नेता? नहीं, मैंने, आप मेरी बात तो सुन लो, आप मेरी बात, मेरा वर्जन ही सुनना नहीं था। मैं आपको कह रहा हूँ डेमोक्रेसी है, उन्होंने जो बात कही है उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि जितने कानून इन्होंने बनाए 10 साल में, इन्होंने अपने हिसाब से बनाए। समय काल परिस्थिति के अनुसार कानून बनते हैं। हमारी सोसाइटी प्रोग्रेसिव डायनेमिक है। पहले क्या होता था, जैसे फैमिली लॉ में किसी ने, लड़की ने कंप्लेंट कर दी तो उठा के 498 में सारा परिवार बंद, उसमें बदलाव आया। अब इंक्वायरी होती है, पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करती। कई चेंजेस आए। तो हम, इन्होंने जो 10 साल में चेंजेस किए, लेबर कोड में भी चेंजेस किए, उनको सबको हम वापस से रिव्यू करेंगे और उसके हिसाब से वापस ठीक करेंगे। एक मिनट रुकिए सर, अब क्लैरिटी आ गई ना। तो कांग्रेस पार्टी के नेता वरुण पुरोहित कह रहे हैं कि पी चिदम्बरम ने जो कहा है वो कांग्रेस पार्टी का वादा है, और 10 साल में जो कानून बनाए, जिसमें सीएए भी है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता भी है, जिसमें किसानों से जुड़ा कानून भी है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो उसको खत्म कर देगी। बोल दीजिए, फिर इतनी जलेबी क्यों बनानी है सर? लेबर कोड भी है, मैं ऐड कर रहा हूँ, लेबर कोड भी है, रिव्यू करेंगे सब चीजों को। हमारी आइडियोलॉजी सोशलिस्टिक है, सोशल वेलफेयर कॉन्सेप्ट के हिसाब से। इनकी पूंजीवादी व्यवस्था, मानसिकता राइटिस्ट रहे शुरू से, ये उसी हिसाब से ला रहे थे। कृषि बिल और लेबर कोड, तो हम उसमें सुधार करेंगे, हम हमारी आइडियोलॉजी के साथ करेंगे। सारी सरकारें अपने हिसाब से करती हैं, उसमें राज्य सरकार है, उसमें खराबी क्या है? उसमें खराबी क्या है जो उसको खत्म करेंगे, ये तो बताइए। नहीं, इन्होंने क्यों चेंजेस किए, मुझे बताइए, क्या खराबी इनके हिसाब से खराबी लगी जो चेंजेस किए ना? लेबर कोड क्यों बनाया, क्यों आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट में बदलाव किए? इनको अच्छा नहीं लगा, इनको ठीक नहीं लगा। इनके हिसाब से, मैं थोड़ी कह रहा हूँ ये गलत है, इनको जो इनके हिसाब से इन्होंने संशोधन कर दिए, हम हमारे हिसाब से करेंगे। यही तो डेमोक्रेसी होती है। अगर इन्होंने एक चीज कोई कर दी तो 100 साल तक वही चलाएं, या 300 साल तक जो मोदी जी करके वही चलेगा। यही तो लड़ाई चल रही है, मैं और हम की पूरे देश में। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था, अगर वहां इन्होंने सुनिए, इन्होंने कोई कानून बदला तो आप भी कानून बदलेंगे। आपके पास कोई तर्क नहीं है इसका? मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप ये कह रहे हैं बीजेपी ने कानून बदला तो हम भी बदलेंगे, ये क्या बात हुई भाई? मैं ये पूछ रहा हूं, बीजेपी के प्रवक्ता बताएंगे अभी क्या खामी थी। मैं ये पूछ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के नेता ये बताएं कि जो कानून रद्द करने की बात वो कह रहे हैं, उसमें गलती क्या है, उसमें खराबी क्या है, सीए में क्या खराबी है? मैं सीए में खराबी की बात थोड़ी, जो हमको रिव्यू करेंगे उसको, इन्होंने जिस हिसाब से बनाया उसको रिव्यू करेंगे।
इन्होंने क्या क्या बनाया, इन्होंने मुस्लिम्स को बाहर कर दिया, क्या कर दिया, सारी चीजें चेक करेंगे। इसमें क्या बात है, हमारी सरकार आएगी, हम सबको एक समग्र रूप से लेके चलेंगे, सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज को। ये उसको दिखाना चाहते हैं कि भाई हिंदुत्व के चैंपियन यही है, जबकि कुछ नहीं। गांधी जी को याद कर रहे हैं। देखिए वरुण भाई आप तय नहीं कर पा रहे। वरुण जी आप तय नहीं कर पा रहे। आप कह रहे हैं कभी खत्म करेंगे, कभी आप कह रहे हैं रिव्यू करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए मैंने कहा रिव्यू करेंगे, खत्म करने का मतलब क्या है, इन्होंने जो कानून बनाया है उसको रिव्यू करोगे तो ऑटोमेटिकली वो समाप्त हो गया, नया तरीके से डिस्कशन होगा संसद में, उसके बाद जो संशोधन होगा वो नया कानून बनेगा। ये तो ऑटोमेटिकली एक टेक्निकल बात है। ओके नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कहा है उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली कहा है 5 कानून खत्म करेंगे, 8 कानूनों को खत्म करके उनकी जगह नए कानून लाएंगे और 25 कानूनों में संशोधन करेंगे। वो डिटेल हम चला रहे हैं। प्रेम शुक्ला बताइए, आपने कानून बदले इसलिए ये भी कानून बदलेंगे, आपने आईपीसी को हटा के नया कानून लेकर आए इसलिए ये भी लेकर आएंगे। देखिए गौरव भाई, पहली बात तो वरुण जी कृपया इस बात को समझ लें कि इंडियन पिनल कोड एक कॉलोनियल एक्ट था, औपनिवेशिक कानून था। ये कांग्रेस की सरकार ने नहीं बनाया कानून था, ये मैकाले ने बनाया था 19वीं सदी में। ये 19वीं सदी का कानून था जो कंटिन्यू कर रहा था, जो औपनिवेशिक व्यवस्था में जो उपनिवेश की जो प्रजा थी उसको दंड देने का प्रावधान था। हमने न्याय देने का प्रावधान लाया है। दंड का प्रावधान उपनिवेश चलाने के लिए, जो औपनिवेशिक व्यवस्था के साम्राज्यवादी होते हैं वो जनता के शोषण करने के लिए दंड की व्यवस्था करते हैं। हमने न्याय की व्यवस्था की है और स्वयं इस देश के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जी ने कल ही इस बारे में एक वक्तव्य दिया है कि जिस तरह की न्याय प्रणाली, न्याय संहिता जो है इस सरकार ने लाया है वो अत्यंत प्रशंसनीय है और इसके माध्यम से इस देश की जनता को न्याय देना सुनिश्चित होगा। तो आप कृपा करके, और पी चिदम्बरम जो है ये तो अपने जब वित्त मंत्री के कार्यकाल में कह रहे थे कि अंग्रेजों का जो शासनकाल था वो भारतीय शासनकाल से बेहतर है, तो निश्चित तौर पर जो लोग इटालियन को अपना नेता मानते हैं, अंग्रेजों को अपना आदर्श मानते हैं, औपनिवेशिक व्यवस्था में इस देश को रखना चाहते हैं, शोषण को ही व्यवस्था का जो है प्रमुख अंग मानना चाहते हैं, वो सारे शोषक जो हैं। चलिए इसका जवाब प्रोफेसर नवल किशोर देंगे। प्रोफेसर नवल किशोर भी इंडिया की पार्टी तय करेगी इंडिया कि हम की एक और शोषकों के पार्टी साथ जाना है कि हम शोषितों के साथ खड़ा होना है। प्रेम जी, इंडिया की एक और पार्टी ने कहा है कि वो सीए को रद्द करेंगे। आप सुना देते हैं टीएमसी क्या कह रही है। सिर्फ कांग्रेस सीए को रद्द करने की बात नहीं कह रही है, पश्चिम बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर केंद्र में सरकार उनकी बनती है तो बीजेपी और मोदी सरकार की प्राथमिकता में रहे कानूनों को रद्द कर देंगे। तृणमूल कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया है कि अगर केंद्र में सरकार में आते हैं तो नागरिकता संशोधन कानून रद्द कर देंगे, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी को रद्द करेंगे, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को बंगाल में लागू नहीं होने देंगे और हाल ही में उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार ने यूसीसी लागू किया था। हालांकि तृणमूल कांग्रेस का चुनावी वादा है जो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। प्रोफेसर नवल किशोर, तो मोटा मोटा अब तो लगता है कि ये सारी पार्टियां इसी पेज पर है, फिर तो इंडिया की आरजेडी भी यही है कि वो भी कह रही है सीए रद्द करेंगे। मनोज जी, सीए का तो पूरे अखिल भारतीय स्तर पर विरोध हुआ था, ये आपको मालूम ही होगा, और उस विरोध के क्रम में सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए और दिल्ली में जो राइट्स हुए ये सब कुछ सबके सामने है। असल में भाजपा ने जो कानून बनाए हैं पिछले 10 साल में, संसद में मेजोरिटेरियनिज्म जिसको कहते हैं, बहुसंख्यकवाद कहते हैं, बहुमत के आधार पर नहीं, बहुसंख्यकवाद उसको कहते हैं कि दादागिरी है कि मेरी बहुसंख्यक है, मैं कोई भी कानून किसी भी तरह से बना सकता हूं, और इसमें खुद बीजेपी सरकार पीछे रहती है। 3 कृषि कानून का जो विरोध हुआ देश स्तर पे तो उन्होंने खुद ही वापस लिया। ये लोग जो गांधी का नाम आज ले रहे हैं वो तो गोडसे को खुलेआम कहते हैं कि देशभक्त है। जो इनके चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ रहा है वो कहता है कि 400 इसलिए सीट दो कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान को बदलने की बात करते हैं। तो ये बात तो देखिए गौरव जी, जो बात है वो स्पष्ट है कि जिन्होंने, आप ये भी आपको मालूम होगा कि जितने भी कानून बने भारतीय जनता पार्टी के समय काल में, उसमें कितना डिबेट हुए हैं, कितने सांसदों को बाहर किया गया है, लगभग 150-200 सांसदों को सस्पेंड और बाहर किया गया है और इनकी अनुपस्थिति में कानून बने हैं। अरे भाई, तो ये चीज मैनिफेस्टो में क्यों नहीं आती प्रोफेसर नवल किशोर साहब? 102 सीटों का मतदान हो जाता है उस स्टेट में जहां पर मुख्यमंत्री ने आपको फंसा रखा है कि सीए पर कांग्रेस पार्टी कुछ बोलती क्यों नहीं है। वहां जब चुनाव है, जब आपको लग रहा है कि इसमें मतदान होना है, तब आप जाके उस पर बोलते हैं। देखिए शुरू में आना चाहिए था ये तो। देखिए
राजनीतिक दल का और राजनीति का एक पूरा इतिहास है, एक क्रम में चलता है। हमारा तो मैनिफेस्टो में सबसे पहले है कि भारतीय जनता पार्टी जन विरोधी कदम उठाती है। जनहित के जो मुद्दे हैं, जो रोजगार हुए, नौकरी हुए, अर्थव्यवस्था हुए, इन सब पे या सामाजिक सौहार्द हुए, इन सबको मिटाने का काम करती है। हिंदू मुस्लिम के आधार पर वोट लेती है, खुलेआम माइनॉरिटी का विरोध करती है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के तन मन और धन सब में है वो, तो उसका तो हम विरोध करते, उसको लिखने की जरूरत है। उसमें क्या मैनिफेस्टो में तो फिर इतना सब क्यों लिखते हैं भाई? अगर लिखने की जरूरत नहीं है प्रोफेसर नवल किशोर, तो 40-40, 49-49 पन्नों का मैनिफेस्टो किस लिए होता है? बोलते रहिए, आदमी सुनता रहेगा। नहीं, आप गौरव जी, आपको मालूम नहीं है कि जो वैचारिक विभिन्नता है, भेद है भारतीय जनता पार्टी में और जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो तो पूरा जग जाहिर है। उसको लिखने की क्या जरूरत है? गांधी का नाम लेने से थोड़े होगा। जो लोग खुलेआम संसद के अंदर में गांधी जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला, फिर समीर चौगांवकर जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। ओके प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। जी क्या जवाब देना? जिन्नावादी जो है, एक तरफ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की दुहाई देते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ही चाहते थे कि पाकिस्तान और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, वहां की समग्र हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख आबादी को भारत में लाया जाए। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के स्वप्न की पूर्ति भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी की सरकार करती है। तो जो बाबा साहब आम्बेडकर के विरोधी है, जिन्होंने लक्ष्मणपुर बाते जैसे कांड करके दलितों को जिंदा जलाने वालों को पालने का लालू प्रसाद यादव जी जैसे लोगों ने काम किया है, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को ध्वस्त करने वाली डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की, उनके पार्थिव को कहीं समाधि की जगह ना मिल जाए, इसके लिए उनको अपमानित करने लिए जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने त्यागपत्र दिया संसद में, तो त्यागपत्र पढ़ने नहीं दिया। जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को अपमानित किया, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को भारत रत्न नहीं लेने दिया, पंचतीर्थ नहीं बनने दिया, वो बाबा साहब आम्बेडकर के जो लोग थे जो यहाँ भारत आना चाहते थे, अब वो भारत में शरण ले लिए हैं। तो आम्बेडकरवाद के विरोध में ही ये जो जिन्नावादी हैं, ये फनफना रहे हैं। ठीक है, एक मिनट समीर चौगांवकर जी, ये सीए का मुद्दा बीच चुनाव में क्यों आ रहा है? उससे पहले क्यों नहीं आ रहा है? चुनाव मैनिफेस्टो में क्यों नहीं आ रहा है? क्या इसके पीछे कोई रणनीति दिखती है आपको? निश्चित रूप से देखिए गौरव जी, अब मैं तो कहना चाहता हूँ, कहावत है ना कि ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। कांग्रेस इस बात को जानती है कि उनकी सरकार आने वाली है, लेकिन अगर कांग्रेस को इतना ही था कि सीएए को हम लागू नहीं होने देंगे, सरकार आएगी तो हटा देंगे, तो कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में लेके आती। चिदम्बरम तो घोषणा पत्र के अध्यक्ष थे, इतने सीनियर नेता। राहुल गांधी अपनी रैली में इस बात का जिक्र करते थे कि हम सीए को नहीं लेकर आएंगे। चिदम्बरम कहते हैं कि हम जो दंड संहिता है उसे वापस लेके आएंगे, न्याय संहिता हटा देंगे। दरअसल कांग्रेस अंग्रेजों से इंस्पायर्ड रही है और ये नहीं चाहती कि अंग्रेजों के काल में बने हुए कानून बदले। ये वही कांग्रेस है जो रात पथों कर्तव्य पथ कर सकती थी, नहीं किया, वो प्रधानमंत्री मोदी ने किया। यही वही कांग्रेस है कि देश के सैनिक देश के लिए मरते रहे, प्रधानमंत्री मोदी ने उनके लिए वॉर मेमोरियल बनाया, कांग्रेस उनके लिए वॉर मेमोरियल तक नहीं बनवा पाई। कांग्रेस का पूरा फोकस ये रहा। और आप देखिए कि कांग्रेस के समय में तो बजट भी शाम को 5 बजे आता था। शाम को 5 बजे बजट क्यों लेके आती थी कांग्रेस? क्योंकि वो शाम का 5 बजे ब्रिटिश पार्लियामेंट का शुरू होने का समय रहता था। प्रधानमंत्री मोदी ने 2004 से 2004 और 14 के बीच में जो मनमोहन का कार्यकाल में जो उदासीनता थी, भ्रष्टाचार था, कोई काम नहीं हुआ था, 14 से लेकर 24 तक प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किया है, देश की जनता इस फर्क को समझती है। मनमोहन सिंह का 10 साल और प्रधानमंत्री का 10 साल का फर्क समझती है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में आज निशाना भी साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे चरण से पहले परिवारवाद और करप्शन को मुद्दा बना दिया है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के जालौर और बांसवाड़ा में बड़ी रैली की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर जमकर वार किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने जिस तरह परिवारवाद और करप्शन बढ़ाया, उसी पाप की सजा आज कांग्रेस को मिल रही है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। इसी कांग्रेस ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार का दीमक फैलाकर देश को खोखला कर दिया और उनके इन्हीं पापों की सजा आज देश कांग्रेस को दे रहा है। और खास करके देश का युवा इतना गुस्से में है, वो दोबारा कांग्रेस का मुंह देखना नहीं चाहता है।
और इसी परिवारवाद को हथियार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बनाया। अमित शाह की रैली बिहार के कटिहार में हुई, जहां उन्होंने परिवारवाद की बात कहकर एक तीर से कांग्रेस और आरजेडी दोनों पर प्रहार किया। मोदी जी ने इस देश में से परिवारवाद को नाबूद किया है। मोदी जी ने जातिवाद और तुष्टीकरण को भी समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और मोदी जी ने हर एक व्यक्ति का विकास करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इतने सालों से एक कांग्रेस पार्टी और इनके साथी लालू जी कहते थे गरीबी हटाओ, मगर गरीबी नहीं हटती थी। एक 10 ही साल में मोदी जी ने 80 करोड़ से ज्यादा देश की जनता को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब बताइए भाई प्रोफेसर नवल किशोर, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक ये साफ कह रहे हैं भ्रष्टाचार के कटघरे में आपको खड़ा कर रहे हैं, और आप वो जो कानून है जिससे भ्रष्टाचार से निपटना है, आप कह रहे हैं कि हम उसी कानून को खत्म कर देंगे। देखिए गौरव जी, बड़ा हास्यास्पद है। अब तो पूरे देश में ये चर्चा है कि मोदी सरकार का मतलब झूठी सरकार। जिस मोदी जी के बारे में चिराग पासवान बैठते हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि परिवारवाद है या नहीं, वो आप बताइए। और दूसरे तरफ जो उनके अध्यक्ष हैं, उनके माता और पिता दोनों राजनीति में थे, और उसके बाद परिवारवाद खत्म करने का बात करते हैं तो बिहार की जनता समझती है। नंबर 1, जहां तक वो कहते हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार है, 25 का अध्ययन करके बताया गया इंडियन एक्सप्रेस में कि 25 में से 23 जो भ्रष्टाचारी जिसको भारतीय जनता पार्टी करती थी, उनके दल में जाते ही उनका सारा जो आरोप था वो खत्म हो गया। कोई ईडी सीबीआई कोई नहीं गया। ये जो भ्रष्टाचार और परिवारवाद है वो बिहार में जाकर कहना हास्यास्पद है। वहां के लोग जानते हैं कि मोदी जी वहां आकर कहते हैं कि एम्स बन गया है, एक ईंट भी नहीं तो लगा। आपके नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप है कि नहीं है? आरोप नहीं, दोषी है, बल्कि आपके नेता तो बल्कि दोषी है, कन्विक्टेड है, भ्रष्टाचार के आरोप में कन्विक्टेड है ना। यही देखिए, यही आपकी समस्या है। समस्या ये है जिसका समाधान आप खुद नहीं कर पाते हैं। जिस एक केस में आरोपी सजा मिली, उसके साथ साथ 5 केस बंद भी हुए। मोदी सरकार आई, 5 साल को 10 साल में अभी तक खत्म नहीं कर पाई और उनको फंसा कर रखे हैं। आपको भी ये मालूम है कि डीए केस में जब वो अगली कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, तो बाइज्जत बरी हुए। मैं पूछ रहा हूँ, आपके नेता को भ्रष्टाचार में सजा हुई कि नहीं हुई? और आपके नेता उसी सजा की वजह से आज चुनाव नहीं लड़ सकते। पूछ रहा, आपके नेता उसी सजा की वजह से चुनाव नहीं लड़ सकते आज। आपको आपकी समस्या ये है कि आपको समस्या मेरी नहीं है सर, समस्या ये है कि अगर आपसे उस पर सवाल पूछ लिया जाए तो आप तिलमिला जाते हैं। आप समीर नहीं, गौरव नाम है मेरा नाम गौरव है सर। प्रोफेसर नवल किशोर, पहले नाम याद करिए। और दूसरी बात सुनिए, पैरेलल नहीं बोलते, पहले मैं बोल लेता हूं फिर आप बोल लीजिए। पहले मैं सवाल पूछ लेता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं, करप्शन का मुद्दा अगर उठा रहे हैं आप, उनके नेताओं पर उठाइए आरोप, लेकिन ये तो है, ये तो सच्चाई है ना कि आरजेडी के सुप्रीमो, बहुत सबसे बड़े लीडर, उनको करप्शन के मुद्दे पर सजा हुई और ये आपके लिए एक कमजोर नस है। मैं ये पूछ रहा हूं जिसको मोदी जी बार बार दबा रहे हैं। देखिए, हम न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास रखने वाले लोग हैं। यहाँ देश के गरीब, दलित और जितने भी लोग हैं वो न्याय प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं। न्याय प्रक्रिया के सबसे निचली अदालत से उनको सजा मिली है। निचली अदालत से एक और सजा मिली थी डीए केस में, सुप्रीम कोर्ट में गए तो खारिज हो गई। इस केस में भी जब अगली कोर्ट में, ऊपरी कोर्ट में जाएंगे तो खारिज होगा। हम इस पर विश्वास है, इसीलिए हम न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं। आपको मन है कहने का, सरकार को खुश करने का, आप कुछ भी कहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि निम्न कोर्ट से हुआ है, जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो ये खारिज होगा। सर मेरी बात किसी को अच्छी नहीं लगेगी तो किसी को तो अच्छी लगेगी सर। ये तो न्यूटन सर, ये तो न्यूटन का नियम है सर। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन सर। सर ठीक है सर, हो सकता है मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगे तो उनको अच्छी लगे, और उनको ना अच्छी लगे तो आपको अच्छी लगे सर। सर मेरी बात एक सर, ऐसी बहुत सारी बातें, नवल किशोर साहब, ऐसी बहुत सारी बातें जो आपको अच्छी लगेगी तो भी प्रेम शुक्ला जी को अच्छी नहीं लगेगी, इसी डिबेट में नहीं अच्छी लगेगी। लेकिन पहले प्रेम शुक्ला मुस्कुरा रहे थे। प्रेम शुक्ला, आप लोग करप्शन का मुद्दा क्यों उठाते हैं भाई? उनको 4 केस में छुटकारा मिल गया, 1 केस में कन्विक्टेड है, वो भी आगे जा रहे हैं। रुकिए प्रोफेसर साहब रुकिए, प्रोफेसर साहब आप रुक जाइए। अब जिसकी तरफ आप सवाल उठा रहे हैं उसका उत्तर तो लेने दीजिए। बताइए भाई, आप ही की बात पूछ रहा हूं। 1 केस में कन्विक्टेड है खाली भाई, और आप लोग क्यों भ्रष्टाचार की मुद्दा उठाते हैं?
5 केसेस में कन्विक्टेड है, एक में नहीं 5 फॉर्डर स्कैम के 5 केसेस में कन्विक्टेड है। किसी केस में उनकी सजा को स्थगन किसी भी उच्च न्यायालय से या सर्वोच्च न्यायालय से नहीं मिला है। ये इस बात का प्रमाण है कि श्रीमान लालू प्रसाद यादव बेल पर भी मेडिकल ग्राउंड पर है, मेडिकल ग्राउंड पर है। 5 केस में है वो फॉर्डर स्कैम के 5 केस। देखिए फिर चिल्लाने लगे ये, आप गूगल कर लीजिए आपको पता लग जाएगा। 5 फॉर्डर स्कैम के 5 मामलों, चारा घोटाले के 5 मामलों में श्रीमान लालू प्रसाद यादव सजा पा चुके हैं और उनको जो सजा सुनाई गई है, गौरव जी मैं बोलूँ ये सुन लीजिए प्रोफेसर नवल किशोर सुन लीजिए, मैं इनको सुन रहा था। यहाँ तो कम से कम प्रोफेसर नवल किशोर हम सहनशील हो सकते हैं, एक दूसरे की बात सुन लेते हैं और तर्कों के आधार पर काटते हैं। आपने अभी बात बोला, अब वो बोलने फिर आप बोलिएगा। बोलिए प्रेम शुक्ला। गौरव जी, चारा घोटाले के 5 मामलों में श्रीमान लालू प्रसाद यादव को ट्रायल कोर्ट ने सजा सुनाई है। किसी भी केस में किसी भी उच्च न्यायालय ने या सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीमान लालू प्रसाद यादव को कोई राहत नहीं दी है। यह इस बात का प्रमाण है कि उनके खिलाफ गंभीर मामला है और वो कन्विक्टेड है। और कन्विक्टेड होने के नाते जैसा आपने कहा वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर किसी के कन्विक्शन पर स्टे लग जाता है उच्च न्यायालय से या सर्वोच्च न्यायालय से, तो वो जो है चुनाव लड़ने का, जैसे सेंथिल बालाजी को मंत्री बनाए रखा गया क्योंकि जो है वो चुनाव लड़ने की स्थिति में है, क्योंकि सेंथिल बालाजी की जो सजा है उस पर रोक लगी। गोपाल जी एक एमएलसी हैं, अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी, उनकी सजा पर रोक लगी, उच्च न्यायालय ने रोक लगाई। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी की 5 मामलों में उनको जो सजा सुनाई गई, किसी पर भी कोई राहत किसी उच्च या सर्वोच्च। लेकिन अब मैं जो दिखाने जा रहा हूं प्रेम शुक्ला, अब मैं जो दिखाने जा रहा हूं, मैं वही कह रहा था कि प्रोफेसर नवल किशोर रुकिए, प्रोफेसर नवल किशोर सुनिए तो मेरी बात सुनिए। प्रोफेसर नवल किशोर अभी अब देखिए, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं आपको अच्छा लगेगा। प्रोफेसर नवल किशोर, यही मैं कह रहा हूं कि एक बात जो मैं कहूंगा तो किसी को बुरी लगेगी तो किसी को अच्छी लगेगी। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उस पर आप सहमत होंगे और हो सकता है प्रेम जी को पसंद ना आए, और मैं वो दिखाना चाहता हूं। देखिए, दूसरे फेज की वोटिंग से पहले अचानक बयानों की गर्मी बढ़ गई है। प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ के बालोद में कहा है कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं हम संविधान बदल देंगे। प्रियंका गांधी ने कहा मोदी अपने नेताओं से जानबूझकर ऐसी बातें कहलवा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश के सतना में कहा दूसरों के करप्शन की बात करने वाले अमित शाह के पास एक बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन है जिसमें करप्ट लोग पाक साफ हो जाते हैं। झारखंड के रांची में आज इंडिया गठबंधन की ज्वाइंट रैली हुई और इस रैली में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सरकार पर तीखे हमले किए। सुनीता केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये लोग दिल्ली के सीएम को जेल में मारना चाहते हैं। उन्होंने कहा केजरीवाल के एक एक निवाले पर इनकी नजर है। जेल में अरविंद केजरीवाल के ऊपर कैमरे लगाए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव हार चुकी है, इसलिए अन्याय पर उतर आई है। अखिलेश यादव ने कहा इन्होंने शेर को गिरफ्तार किया है, दहाड़ को गिरफ्तार नहीं कर पाए। आइए आपको सुनाते हैं सुनीता केजरीवाल ने क्या कहा। कई लोगों ने कहा कि राजनीति बहुत गंदी चीज है। वाकई बहुत गंदी चीज है। देखिए अभी उनके खाने पे कैमरा लगाया हुआ है, कैमरा एक एक निवाले पे उनकी नजर रखी है। कितनी शर्म की बात है। शुगर के मरीज हैं, 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 50 यूनिट हर रोज लेते हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। जेल का ताला टूटेगा, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे, हेमंत सोरेन छूटेंगे। जेल का ताला टूटेगा, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे, हेमंत सोरेन छूटेंगे। ये सुनीता केजरीवाल ने इंडिया की रैली जो आज रांची में हुई उस मंच से बोला। अब सुनिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने क्या कहा। ये चुनाव हार चुके हैं। ये जो हार चुके लोग हैं वो अन्याय पर उतर आए हैं। हमने आपने देखा है कि जब मैदान में पहलवान हारने लगता है तो हर हथकंडे अपनाता है। कभी कभी नोचता है, काटता है, कभी कभी बाजी जीतने के लिए और हथकंडे अपनाता है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं भाजपा ये न भूले
कि शेर को गिरफ्तार किया है, लेकिन उनकी दहाड़ को नहीं गिरफ्तार कर पाए हैं। और ये आज यहाँ से जो दहाड़ जा रही है, ये जो आवाज़ जा रही है, ये ऐलान कर रही है कि बदलाव का समय आ गया है। इनका क्या क्या बताएं, हर बात पे जुमला, हर बात पे जुमला, हर बात पे झूठ। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जुमला पार्टी है। अभी और जुमले आने वाले हैं, और जुमले आने वाले हैं, देखना आप। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, पार्लियामेंट में मैंने बोल दिया था, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है मोदी जी, क्या चाय बनानी आती है? प्रेम जी सुन रहे हैं आप? सुनीता केजरीवाल कह रही हैं कि आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल के खाने पर कैमरा लगा दिया, उनको इंसुलिन नहीं लेने दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं शेर को नहीं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि शेर को कैद कर सकते हैं लेकिन उसकी दहाड़ को नहीं कैद कर सकते हैं। भगवंत मान कह रहे हैं भारतीय जुमला पार्टी है, यानी इंडिया एकजुट होकर आप पर हमला कर रहा है। गौरव जी, मुझे इनकी बात का कोई बुरा नहीं लगा और मैं आप पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। ये आपका पत्रकारी धर्म है कि आप सबकी बातों को दिखाएं। अब भगवंत मान से शुरू करता हूं। भगवंत मान की सरकार जब से आई है, उसने पंजाब की पूर्व कांग्रेस के 5 मंत्रियों को जेल में डाला, उसमें से डिप्टी सीएम ओपी सोनी भी शामिल है। तो क्या ये जो है कांग्रेस के मंत्रियों को प्रतिशोधवश जेल में डाल रहे हैं? तो भगवंत सिंह मान क्या प्रतिशोध ले रहे हैं? और इस पर कांग्रेस की चुप्पी का क्या औचित्य है? एक दूसरा, जो सुनीता केजरीवाल जी ने कहा, श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी क्या ये नहीं जानती हैं कि जेल प्रशासन जो है, जो जेल में बैठे श्रीमान अरविंद केजरीवाल है, उन्हीं के मातहत आता है। और जेल में कैमरे जो हैं, ये लगाने का निर्णय जो है कोई पुराना है, लेकिन बड़ा मुद्दा बना हुआ भाई। आप लोग क्यों नहीं इंसुलिन लेने दे रहे हैं उनको भोजन क्या देना? आप लोग क्यों? अरे मुद्दा है ही नहीं, इसको क्या इसको कहेंगे भाई? एक कोई झूठ रोज खड़े होकर झूठ बोले तो उसको मुद्दा मान लेंगे? आप मुझे बताइए ना, आप भी बहुत पुराने पत्रकार हैं, जेल में कैमरे केजरीवाल जी के जाने के बाद लगे क्या? तिहाड़ जेल में कैमरे अरविंद केजरीवाल में के जेल में जाने के बाद लगे क्या? आप भी बताइए मुझे। और उनकी जो डाइट चार्ट है, ये कोर्ट ने फाइनल किया ना, और वो डायबिटिक है, डायबिटीज के आधार पर उनको भोजन देना चाहिए। ये कौन तय करेगा? जेल प्रशासन, उसका चिकित्सक तय करेगा। भाई बताइए, कोर्ट में गए हुए हैं, वरुण पुरोहित बताएंगे किस तरह का डॉक्टर से बात करनी चाहिए। वरुण पुरोहित 15 मिनट की बात करने के लिए कोर्ट से मांगा है, कोर्ट ऑर्डर ना दे तो भाजपा क्या करे उसमें, मुझे बताइए। प्रेम जी रुकिए 1 मिनट। वरुण पुरोहित, आप लोग आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, अब जाहिर सी बात है आप भी उनका समर्थन कर रहे होंगे जो वो कह रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? वहां कैमरे क्या केजरीवाल के जाने के बाद लगे? क्यों नहीं इंसुलिन लेने दिए जाएगी अरविंद केजरीवाल को? क्या दिक्कत है बताइए। गौरव जी, आपने भी बातें सुनी कि भाई जुमले होते हैं, जो वो झूठ बोलता जाए आदमी तो मुद्दे बनते हैं। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, 2-2 करोड़ के रोजगार दे रहे थे, नाले के गैस के प्रोजेक्ट का ही पता नहीं लग रहा कहाँ गए। हर बात की बात जो खुद ही खुद सच्चाई अपने मुंह से बोले जा रहे हैं। देखिए सवाल क्या है, आपका जवाब क्या है? मेरी तो बात सुन लो ना, मैं तो नहीं बोला था ना, पीछे नहीं बोला था। आपने बात करी अंग्रेजों के जमाने की, बोलिए, लेकिन सवाल क्या था गौरव जी? ले आऊंगा प्रेम जी, उसकी चिंता मत करिए। थोड़ा सा अभी बोलना शुरू किया इसलिए मैं रुका हुआ हूं, अगर ज्यादा सवाल पर नहीं आए तो मैं ले आऊंगा। बोलिए वरुण पुरोहित, बोलिए। इन लोगों की यही तो मानसिकता है कि टोका टाकी कर दो जिससे आदमी बोल नहीं पाए। मैं नहीं बोला बीच, आप इन्होंने जो पहले बोला उसका तो जवाब दू ना। इन्होंने कहा अंग्रेजों की पार्टी, अंग्रेजों से मानसिकता ये सब जोड़ी कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस की पार्टी क्यों लेकर के आप सरकारें बनाते हो कांग्रेसियों को लेकर? देखिए, इनका एक परसेप्शन था बीजेपी का, अटल जी अडवाणी जी के टाइम, पार्टी विद डिफरेंस, और एक इज्जत भी थी समाज में। देखो मैं पॉजिटिव बात भी करूं, फिर अटल ये मोदी काल आया तो पार्टी विद डिफरेंस समाप्त हो गई। फिर मोदी जी के लिए कहा जाने लगा लीडर विद डिफरेंस। वरुण पुरोहित साहब, बीजेपी का इतिहास नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप क्या इस बात से सहमत हैं कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं लेने दी जा रही? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बीजेपी ने उनके खाने पर कैमरा लगा दिया है? मैं इस पे बोल रहा हूं, अगर इतनी बातें करेंगे तो समय खत्म हो जाएगा सर, इस पर बताइए ना। मैं तो इनको दिया उससे फटाफट बोल देता हूं, स्पीड बढ़ा देता हूं। ट्रंप की सरकार ये बना रहे थे, कॉन्वेंट स्कूलों में अपने बच्चों को ये पढ़ाते हैं, फिर इतराते हैं जाकर के, तो अंग्रेजी संस्कृति में ये जा रहे हैं कि कांग्रेस जा रही है। तो इनसे पूछो, आप पढ़ाते हैं अपने आदर्श विद्या मंदिरों, मैंने कई बार बात उठाई। ये पाखंड पूरा देश देख रहा है। आपने जो केजरीवाल जी की बात की, इंसुलिन नहीं दी, उनकी पत्नी आरोप लगा रही है। क्लैरिफिकेशन करे जेल अथॉरिटीज क्यों नहीं करती है?
आज फ्रंट में उनके पास नहीं होता स्पोक्स पर्सन, जेल कमेटी, जेल का भी होता है, आकर के पुलिस का जेल का आकर के बोल दे साहब हम दे रहे हैं। भूल गए। अरे प्रश्न क्या भूल गए? इंसुलिन डायबिटीज वाले को कंपलसरी होती है, आप भूल जाते हो सब चीज। आप तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हो, जेल में आपका क्या लेना देना? सरकार ने लगाया क्या केजरीवाल के जेल में जाने के बाद? अम्बेडकर जी बीजेपी के आदमी थे, गांधी जी बीजेपी के थे। केजरीवाल के जेल में जाने के बाद कैमरे लगे? का नाम तो नहीं लेता, भूल गए आप ही, सोच लीजिए कांग्रेस के नेताओं का नाम कैसे कैसे प्रमोट करते हैं। सरकारें आपके पास सामान नहीं है, खाली हो। प्रश्न जो है ये था, नहीं ये आरोप केजरीवाल के जेल में जाने के बाद कैमरे लगे? रुके ना प्रेम जी, रुके ना। अरे मेरा वरुण पुरोहित, आप मेरा सवाल समझे। मैं ये पूछ रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के नेता के खाने पर कैमरा लगाकर बीजेपी को क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा बताइए? उनको इंसुलिन नहीं देने से क्या फायदा होगा बीजेपी को? वो तो भाई इंसुलिन नहीं लेगा डायबिटीज का मरीज तो उसके साथ क्या होगा आप भी जानते हो, सभी जानती है, सारी दुनिया जानती है। क्या होगा? मैं नहीं जानता सर, बताइए क्या होगा? मैं नहीं जानता। आप मुझसे ज्यादा विद्वान हो, सब जानते हैं डायबिटीज जो इंसुलिन लेता है उसको नहीं मिलेगी तो उसकी क्या हालत हो जाएगी। तो उनकी पत्नी आरोप लगा रही है, पत्नी की कोई वैलिडिटी नहीं है। ये प्रेम शुक्ला जी करेंगे दूसरे आदमी का, अब इनके परिवार वालों भी तो यही बोलेंगे, दूसरा कैसे बोलेगा? पत्नी कह रही है सार्वजनिक रूप से कि मेरे हस्बैंड को मारने की साजिश की जा रही है, जांच करो, स्पष्टीकरण। अच्छा ठीक है, और जो जेल प्रशासन कह रहा है, जो एलजी को रिपोर्ट भेजी है, वो जेल प्रशासन ने कहा क्या है इंसुलिन दे रहे हैं? एलजी को रिपोर्ट भेजी गई है कि भाई एम्स से जो डाइट आई है वो हम इनको दे रहे हैं, कोर्ट में वो नहीं मान रहे, दे रहे हैं, इंसुलिन की परमिशन मांग रहे हैं, खुद मांग रहे हैं ना वो लोग। क्यों मांग रहे हैं? फिर कोर्ट उसमें आरोप क्यों कोर्ट कर देगा अभी डिसीजन? कह देगा भाई झूठ बोल रहे हो आप, रिजेक्ट करेगा एप्लीकेशन, इंसुलिन मिल रही है तो। जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला, जवाब दीजिए। फिर आते हैं सीए पर। सीए वही छोड़ा नहीं हमने, सीए पर अभी वरुण पुरोहित आपको जवाब और देना है, लेकिन प्रेम शुक्ला पहले इस पर जवाब दे दीजिए। पहली बात गौरव जी, कोर्ट में उन्होंने अपने पर्सनल डॉक्टर से कंसल्टेशन 15 मिनट की परमिशन मांगी है, उन्होंने इंसुलिन की परमिशन नहीं मांगी है। पहली बात, 15 मिनट की कंसल्टेशन की जिसमें कि कोर्ट ने खुद ऑब्जर्वेशन किया है कि उनका जो डाइट चार्ट एम्स ने दिया है उसका वायोलेशन हुआ है, और श्रीमती सुनीता केजरीवाल उनको मिठाइयां खिला रही है। जो डायबिटीज का पेशेंट हो उसकी पत्नी उसको मिठाइयां खिला रही हो, नारियल पानी पिला रही हो, केला खिला रही हो, चीकू खिला रही हो, तो उसको जहर, धीमा जहर है कि नहीं है? और श्रीमती सुनीता केजरीवाल अपने डायबिटिक पति को मिठाई क्यों खिला रही है, इसका उत्तर उन्होंने देना चाहिए। यह प्रश्न तो प्रवर्तन निदेशालय ने इसकी डाइट चार्ट बाकायदा जो है जेल में जो गया है वो कोर्ट को दिया है, और कोर्ट ने यह ओवरऑल ऑब्जर्वेशन पास किया है कि आपको जो भोजन देना था उसका वायोलेशन किया है। ये मेरा आरोप नहीं है, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। अच्छा ठीक है, चलिए अब इस पर ज्यादा बात इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वरुण पुरोहित आम आदमी पार्टी से तो है नहीं, जो है कॉन्फ्रेंस की परमिशन मांगी है। ओके, वरुण पुरोहित अगर आम आदमी पार्टी के होते तो मैं इस पर और बात करता, लेकिन अब फिर से उसी मुद्दे पर आते हैं क्योंकि सीए से हमने शुरुआत की थी और सीए बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। सीए का मुद्दा उठाने की टाइमिंग भी काफी अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने भी इंडिया गठबंधन पर अपने हमले काफी तेज किए हैं। दरअसल दूसरे राउंड में कई बड़े नेताओं की किस्मत का फैसला होना है, इसलिए लड़ाई काफी तीखी हो गई है और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है केरल की 20 सीटें जहां बीजेपी बहुत मेहनत कर रही है, कई बड़े नेताओं को उतारा है। देखिए, एक केरल की जो सबसे बड़ी सीट इस वक्त बन चुकी है वो है वायनाड, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी है, उनके सामने एनी राजा हैं, बीजेपी के सुरेंद्रन है। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम जहां पर शशि थरूर हैं, और इसके अलावा नवनीत राणा, ओम बिरला, हेमा मालिनी, अरुण गोविल और प्रहलाद जोशी जैसे दिग्गज उम्मीदवार इस चरण में चुनाव मैदान में हैं। लेकिन समीर चौगावकर, मैं एक बार फिर से सीए को लेकर केरल पर आऊंगा। क्या केरल जिस तरह से एक मुस्लिम बहुल कई सीटों पर 8 से 10 सीटें हैं जहां पर मुस्लिम बहुल वोट हैं, क्या ये ध्यान में है इस वक्त कांग्रेस पार्टी के कि सीए पर उस वक्त बोलते तो शायद 102 सीटों पर फर्क पड़ता, अब बोल देते हैं क्योंकि 102 सीटों पर चुनाव हो चुका है? देखिए, कांग्रेस तो अपने सहयोगी दलों के दबाव के ऊपर काम करती है। आज चिदंबरम ने अगर सीए पे बयान दिया है तो केरल में मतदान को देखकर चिदंबरम इस बात को बयान दे रहे हैं। कल जम्मू कश्मीर से अगर आवाज उठेगी कि आर्टिकल 370 कांग्रेस को आने पर कांग्रेस हटाना है, तो चिदंबरम ये भी बयान देंगे कि हम सेंट्रल में आएंगे तो आर्टिकल 370 को हटा देंगे और वापस आर्टिकल 370 को वहां पर लागू कर देंगे। मुझे लग रहा है कि चिदंबरम हो चाहे कांग्रेस हो, उनका असली चेहरा और चरित्र अब सामने आ रहा है कि किस तरीके से जो प्रधानमंत्री मोदी लगातार देश के लिए काम कर रहे हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं। मैं यही सवाल पूछता हूं, वरुण पुरोहित, क्या वो 8 से 10 मुस्लिम बहुल सीटें हैं जिनके लिए यह बयान दिया गया है कि सीए खत्म कर देंगे? देखिए गौरव जी, राजस्थान में 10% कम हुई है वोटिंग। अगर मोदी जी की बात करें ना, मोदी जी की लहर चल रही होती, मैंने तो 2 महीने 3 महीने पहले भी ये बातें कही थी, आप डिबेट्स देख लेना।
मोदी जी की कोई लहर नहीं है, जनता परेशान है, बेरोजगारी सर मैं से। क्या पूछ रहा हूं, आप क्या जवाब दे रहे हैं? मैं भी जानता हूं सर, मैं भी वेस्ट यूपी में पूरा वेस्ट यूपी घूमा हूं 19 तारीख को, वहीं पे सब वोटिंग देख रहा था, मुझे भी मालूम है वोटिंग कम हुई है। मैं पूछ रहा हूं क्या केरल की 8 से 10 सीटें आपके टारगेट पर हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता ज्यादा संख्या में हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता ने सीए हटाने का बयान दिया है? 8 से 10 नहीं, पूरी 21 सीटें ये टारगेट पे, हमारे तो पूरा देश ही टारगेट पे हम चाह रहे हैं। किसी भी तरह पाखंडी सरकार हट जाए, जिन्होंने अग्निवीर योजना लेकर के हमारे राजस्थान के युवकों को, परिवारों को धोखा दिया है, इसीलिए राजस्थान में 10% कम हुई है पोलिंग। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये पाखंडी सरकार है। अभी समीर जी आरोप लगा रहे थे कि हम वीर योद्धाओं का अपमान करते तो अग्निवीर। मेरे पास समय नहीं है वरुण भाई आप फिर ऐसे बात करते रहेंगे। कम वोटिंग का तो बहुत सारा एनालिसिस हो सकता है, फिर तो प्रो इनकम्बेंसी भी हो सकती है, बहुत सारी बातें हो सकती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं मुस्लिम वोट टारगेट पर है क्या सीए हटाने के बयान को लेकर? इस पर आइए ना। कोई भी पार्टी है, नैरेटिव बीजेपी क्रिएट कर रही है। इतने मुस्लिम वोट देश के अंदर 18% 15% उसके लिए करेंगे लोग, और हिंदू वोट नहीं लेगी। अरे केरल में कितने वोट हैं? एक नैरेटिव क्रिएट, वायनाड सीट पर कितने वोट हैं? केरल की 8 से 10 सीटों पर कितने वोट हैं मुस्लिमों के? मैं आपको अच्छा मतलब दूसरे पूरे हिंदुस्तान में फिर हिंदुओं को नाराज करेंगे, ऐसी पागल है कांग्रेस। ठीक है प्रोफेसर नवल किशोर 20 सेकंड, यही सवाल आपसे। ओके प्रोफेसर नवल किशोर, यही सवाल आपसे, क्या मुस्लिम वोट निशाने पर इसलिए इस तरह का बयान केरल में चुनाव से पहले? हिंदू मुस्लिम करने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में क्या बोला है कि जो लोग हमको वोट नहीं देंगे वो पाकिस्तान जाने वाले लोग हमको वोट नहीं दें। उनको जिनको 39 सीटें मिली, जनता वहां से पूछ रही है कि आपने तो 10 साल पहले कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष अटेंशन देंगे, विशेष पैकेज देंगे, प्रधानमंत्री जाकर वहां पर परिवारवाद। ठीक है, जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला। 10 सेकंड, एक बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से, लेकिन उससे पहले प्रेम शुक्ला ओके प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए जल्दी। देखिए कांग्रेस ने तो स्वयं को मुस्लिम पार्टी कहा ही है, और तस्लीमुद्दीन शहाबुद्दीन वाली पार्टी आरजेडी है ही है। तो आरजेडी, कांग्रेस, ये सब पार्टियां जो है वो मुस्लिम परस्ती पर आमादा होती है। जिन्नावादी तो पहले जिन्नावादी दल है ये, इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? ये तस्लीमुद्दीन शहाबुद्दीन के अलावा किसको अपना शहाबुद्दीन को अपना आका मानने वाले जो है, अभी आका शहाबुद्दीन इनके आका, ओस्मा बिन लादेन इनके आका जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक इनके आका। समय खत्म हो चुका है। प्रेम शुक्ला जी, नवल किशोर जी, वरुण जी और समीर सर, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।